नमस्कार। कभी सोचा है कि मीशो जैसी कंपनी जो भारत के छोटे छोटे शहरों में इतनी पॉपुलर है, वो आखिर शेयर बाजार में कदम कैसे रखती है? आज हम मीशो की आईपीओ फाइलिंग के हर एक पहलू को समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये इंडियन मार्केट के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मीशो की बात करने से पहले ना एक बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होने का फैसला करती है तो असल में होता क्या है? सोचिए, ये एक तरह से कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो सब कुछ बदल देता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ। सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी का स्टॉक मार्केट में डेब्यू होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी एक बहुत बड़ा केक है और आईपीओ के जरिए वो पहली बार आम लोगों को उस केक का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने का मौका दे रही है। इससे कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है और कोई भी उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। तो चलिए, इस पूरे खेल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम सीधे मीशो के आईपीओ ड्राफ्ट पेपर्स को ही देखते हैं, क्योंकि मीशो भारत के यूनिक ई कॉमर्स मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मीशो असल में है क्या, इसका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है और आखिर कोई इन्वेस्टर किस चीज में अपना पैसा लगा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 213.17 मिलियन। पता है ये क्या है? ये मीशो के प्लेटफॉर्म पर पिछले 12 महीनों में शॉपिंग करने वाले यूजर्स की संख्या है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत की आबादी का लगभग 15% है। ये आंकड़ा दिखाता है कि मीशो का स्केल कितना कितना बड़ा है। तो मीशो खुद को बाकियों से अलग कैसे बनाता है? उनकी फाइलिंग में 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, ये सेलर्स से कोई कमीशन नहीं लेता, जिससे छोटे छोटे बिजनेस के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी, ये एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करता है, मतलब ये खुद कोई सामान नहीं रखता। तीसरी, इसका मेन फोकस भारत के छोटे शहरों और कस्बों पर है। और आखिर में ये एक डिस्कवरी लेड एक्सपीरियंस देता है, जहां आप बस स्क्रॉल करते हुए नए नए प्रोडक्ट्स खोजते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह। ठीक है, तो अब बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब आते हैं आईपीओ के सबसे जरूरी हिस्से पर, ये डील असल में काम कैसे करेगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी आईपीओ में ना मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में कंपनी नए शेयर जारी करती है और वो पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाता है। मीशो का प्लान है कि वो इस तरह से करीब 42,500 मिलियन रुपए जुटाएगी। दूसरी तरफ है ऑफर फॉर सेल, यानी OFS, जिसमें मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचते हैं और वो पैसा सीधा उनकी जेब में जाता है, कंपनी के पास नहीं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, कंपनी फ्रेश इशू से जो पैसा उठाएगी उसका करेगी क्या? ये जानना तो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। मीशो का प्लान ना बिल्कुल साफ है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 37% जाएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। मतलब साफ है, वो नए कस्टमर्स को खींचने पर पूरा जोर दे रहे हैं। करीब 30% क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, 7% टेक्नोलॉजी और AI टीम पर, और बचा हुआ 26% भविष्य में किसी कंपनी को खरीदने या दूसरी कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए रखा गया है। ठीक है, बिजनेस मॉडल समझ लिया, आईपीओ का प्लान भी देख लिया, पर क्या ये सब नंबर्स में भी अच्छा लगता है? चलिए जरा इनकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। ये टेबल ना कंपनी की पूरी फाइनेंशियल कहानी बयान कर देती है। ध्यान से देखिए, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। फिस्कल ईयर 2023 में करीब 59,000 मिलियन से बढ़कर फिस्कल ईयर 2025 में 91,000 मिलियन रुपए से भी ज्यादा। और उससे भी जरूरी बात, कंपनी का सालाना घाटा भी बहुत तेजी से कम हुआ है, जो करीब 16,719 मिलियन से घटकर सिर्फ 1,084 मिलियन रह गया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। तो इन नंबर्स को देखकर सवाल तो उठता है, क्या कंपनी प्रॉफिट में है? जवाब है अभी नहीं। रेवेन्यू बढ़ रहा है और घाटा कम हो रहा है, लेकिन ये कई टेक स्टार्टअप्स की क्लासिक स्ट्रैटेजी है, मुनाफे से पहले ग्रोथ। मीशो अभी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि फ्यूचर में और भी बड़ा बन सके। लेकिन रुकिए, हर निवेश की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क हैं, और आईपीओ फाइलिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है रिस्क फैक्टर्स, जहाँ कंपनी खुद उन चुनौतियों के बारे में बताती है जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है। ये लाइन सीधे कंपनी की फाइलिंग से है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य को लेकर जो भी दावे या अनुमान लगाए गए हैं वो बदल भी सकते हैं।
ये एक स्टैंडर्ड वार्निंग है जो हमें याद दिलाती है कि इन्वेस्ट करने से पहले सभी जोखिमों पर सोचना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने कुछ बड़े जोखिम बताए हैं जो पता होने चाहिए। पहला, उसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि वो कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रख पाती है या नहीं। दूसरा, वो डिलीवरी के लिए बाहरी लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है जिन पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। तीसरा, भारत का कानूनी माहौल लगातार बदलता रहता है। और आखिर में एक दिलचस्प बात यह है कि इसके ज्यादातर सेलर्स कुछ ही राज्यों से आते हैं, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जो एक तरह का ज्योग्राफिकल रिस्क है। तो इन सब जानकारियों का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस आईपीओ को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं कि ये भारत के ई-कॉमर्स मार्केट के लिए क्या संकेत दे रहा है। असल में देखें तो मीशो का आईपीओ भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक बड़ा दांव है। ये इस उम्मीद पर टिका है कि भारत का रिटेल मार्केट, जो अभी भी बहुत बिखरा हुआ है, तेजी से ऑनलाइन आएगा और इस ग्रोथ को लीड करेंगे छोटे शहरों और कस्बों के लाखों नए खरीदार, जो मीशो का मेन टारगेट हैं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये आईपीओ भारत में वैल्यू ई कॉमर्स यानी किफ़ायती सामान के ऑनलाइन मार्केट के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? मीशो की सफलता या विफलता ये तय कर सकती है कि भारत के अगले 100 मिलियन खरीदार ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करेंगे। ये पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अगर आप इसी तरह के और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।